चलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ रहे हैं अक्यूट राइनोसाइटिस। अब अक्यूट राइनोसाइटिस क्यों बोलते हैं अपन इसको? सबसे पहले दो चीजें बना, ये किससे है? राइनो और साइनोसाइटिस। अक्यूट राइनो साइनोसाइटिस, ठीक है। अब साइनोसाइटिस का मतलब हो गया अपना पैरानेजल साइनसिस का इन्फ्लेमेशन। राइनो राइनो का मतलब हो गया अपना नेजल। और अक्यूट मतलब उसका अक्यूट ऑनसेट है, उसका ड्यूरेशन उसकी अक्यूट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको? नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन, और जिसमें साइनसेस भी इन्वॉल्व हो, तो अपन ने उसको बोल दिया अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अपने जो साइनोसाइटिस टर्म यूज करा करते थे, क्यों करा करते थे? क्योंकि इसको सिर्फ बोला करते थे कि इन्फ्लेमेशन है अपनी म्यूकस का, जो कि साइनसेस की म्यूकस होती है, उसका इन्फ्लेमेशन है, इसलिए इसको बोला करते थे साइनोसाइटिस। लेकिन बाद में पता कंडीशन इसकी आई कि ये पूरे नेजल म्यूकोसा को करता है। किसको? पूरे के पूरे नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए इसको टर्म दे दी गई राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है। अब अपन इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। तो इसका क्लासिफिकेशन अपन चार तरीके से करते हैं: अक्यूट, सब अक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। अपन इसको चार टाइप में करते हैं। सबसे पहले आ गया अपना अक्यूट राइनोसाइटिस, फिर आ गया अपना सब अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, फिर आ गया अपना क्रॉनिक, और फिर आ गया अपना रिकरेंट। ठीक है। अब अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्यूट को। अक्यूट में क्या होगा? जो सिम्टम्स होंगे वो 4 वीक से कम परसिस्ट करेंगे। ठीक है। और कंप्लीट रेजोल्यूशन होगा, मतलब अपने आप पूरे ठीक भी हो जाएंगे। 4 वीक से कम तक रहेंगे और अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन अक्यूट बोलेंगे। सब एक्यूट बोलेंगे जब उसकी जो ड्यूरेशन है कि वो कब तक है, वो अगर 4 से 12 हफ्ते तक है, 4 to 12 वीक्स अगर वो परसिस्ट कर रहा है, मतलब वो सब एक्यूट है। क्रॉनिक पे कब जाएंगे? जब उसकी 12 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है वो। जब वो 12 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे क्रॉनिक राइनोसाइटिस। ठीक है। फिर अपन आएंगे रिकरेंट पे। अब रिकरेंट पे क्या बोल सकते हैं? रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस अपन तब बोलते हैं जब वो 4 या 5 6 4 या उससे ज्यादा एपिसोड्स आ रहे हैं हर साल। कब आ रहे हैं? 4 से 5 एपिसोड्स आ रहे हैं हर साल। और जो एपिसोड आ रहे हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो 7 से 10 दिन तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कंप्लीट रिजोल्यूशन भी हो जाता है। मतलब 7 से 10 दिन तक परसिस्ट करेंगे आपके बॉडी में, और उसके बाद फिर कंप्लीट रिजॉल्व भी हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको वापस हो गया है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वापस से रिपीट हो जाएगा वो एपिसोड। तो उसको अपन बोलते हैं रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है। अब अपन इसमें इसके सिम्टम्स देखते हैं कि इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके। तो सबसे पहले इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर नेजल डिस्चार्ज होगा। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अपना जो पाथवे है, नेजल पाथवे, वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है। और जब अपना नेजल डिस्चार्ज है, अपना नोज में से डिस्चार्ज आ रहा होगा, कुछ वाटरी डिस्चार्ज होता है, अलग अलग डिस्चार्ज होते हैं, कंजेशन हो रहा होगा, अपना नेजल में कंजेशन आ गया ब्लड की वजह से। उसके बाद फेशियल पेन हो रहा है, मतलब अपने जो पैनल साइनसेस की पोजीशन, जैसे मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इन जगह पे आपको पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है, दर्द सा लग रहा है पूरा। और क्या हो सकता है इसमें? अल्ट्रेशन स्मेल हो सकती है। स्मेल कैसे होगी? जैसे अपनी अब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल कंजेशन है, तो अपने को साथ में प्रॉब्लम आ रही है स्मेल को करने में, क्योंकि जो स्मेल सेंसर्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है, और उस लेयर जमने की वजह से क्या हो जाता है? सेंसर्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो हो गया अपना हाइपोस्मिया और एनोस्मिया। फिर और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कफ हो सकता है, खांसी आ रही है, फीवर, हिलाटियोस। हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ, मतलब जो गंदी स्मेल आ रही होती है मुंह से। इट्स बैड स्मेल। ओके। बैड ब्रेथ ऑफ एनी पर्सन। फिर फटीग हो रहा है, डेंटल पेन हो रहा है, फेरेंजाइटिस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और ईयर फुलनेस लग रही है। ठीक है। ये सब अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये था एक जनरल ओवरव्यू कि राइनोसाइनोसाइटिस होता क्या है। अब अपन आते हैं अक्यूट वायरल साइनोसाइटिस में। वायरल का मतलब वायरस से होने वाला। ठीक है। अब सबसे पहले होता किससे है? ये होता है रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से। और जो अपने कॉमनली रेस्पिरेटरी वायरस है वो कौन से हैं? पहला है राइनो वायरस, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, और तीसरा है पैरा इन्फ्लुएंजा। ये तीन अपने पास है रेस्पिरेटरी वायरसेस, जिनकी वजह से अपने को वायरल साइनोसाइटिस हो सकता है। ठीक है। कौन कौन से? राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा।
अब इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। कौन से ड्रॉपलेट्स? एरोजोल ट्रांस ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। और किस तरीके से फैलते हैं? ये कफिंग के वक्त फैल सकते हैं, स्नीजिंग के वक्त फैल सकते हैं। और इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 से 4 दिन। मतलब आपको एक्सपोजर हुआ इन्फ्लुएंजा का, उसके 1 से 4 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अपन, सबसे पहले अपना आता है वायरल। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हुआ अपने को, वायरस आया अपने बॉडी के अंदर, उसकी वजह से सबसे पहले सिम्टम्स आए अपने को कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस आया अपने पास, तो अपने का सबको कॉमन कोल्ड अपने को लगा। उसमें हुआ होगा क्या? सबसे पहले उसमें साइटोकिन्स रिलीज होंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी उसमें? साइटोकिन्स के रिलीज होगा। ठीक है, और फिर सेल्स आएंगे। सेल कौन कौन से आएंगे? इयोसिनोफिल आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे और टी सेल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो अपनी म्यूकोजा है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन, वो इडिमेटस हो जाएगी, उसका इडिमा हो जाएगा। ठीक है, और साइनोसोडियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। साइनोसोडियल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों बोला अपन ने? कि अपने जो साइनसेस होते हैं उनकी ओपनिंग होती है ऑस्टियम, तो जो साइनस की ओपनिंग ऑस्टियम होती है उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और अब उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो अंदर हवा नहीं पहुंच रही है, हवा नहीं पहुंच रही तो क्या हो गया? हाइपोक्सिया हो गया। जो कैविटी है उसमें हवा पहुंच नहीं रही अंदर, क्योंकि वो ऑस्टिया तो ब्लॉक्ड है उसके, तो उसका हो गया हाइपोक्सिया हो गया। फिर हाइपोक्सिया हो गया तो क्या हो गया? सीलिया को डैमेज हो गया, वहां पे सीलिया डैमेज हो रही है। अब सीलिया डैमेज हो रही है, उसके बाद फिर अपनी इम्यूनिटी काम काम कर रही है, इम्यूनिटी काम करना शुरू करा। सबसे पहले जो ईडिमा हो गया था अपना, जो म्यूकोजल ईडिमा हो गया था, उसको रिजॉल्व करा। उसके बाद जो सीलिया डैमेज हो गई थी उसको रिकवर करा। उसके बाद क्या हो गया? नॉर्मल म्यूकोजा हो गया, अपने आप नॉर्मल म्यूकोजा हो गया, है ना। तो उसके बाद जब ये रिजॉल्व हो गया तो ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है दूसरे वायरस की एंट्री के थ्रू। ये हो गया अपना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस। सबसे पहले वायरल का इन्फेक्शन आया, कॉमन कोल्ड हुआ, उससे क्या हुआ? साइटोकिन्स रिलीज हो गए। साइटोकिन्स रिलीज के साथ साथ क्या हो गया? वहां पे सेल्स का रिक्रूटमेंट हुआ। कौन कौन से सेल्स का? इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स का। उससे क्या हो गया? अपनी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो इडिमेटस हो गई, और जो साइनोसाइट्स होते हैं, जो अपना ओपनिंग होती है साइनसेस की, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। उसके वजह से हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया हो गया तो जो सीलिया है वहाँ की वो डैमेज हो गई। उसके बाद अपनी रिकवरी चली तो रिकवरी हुई, सबसे पहले इडिमा ठीक हुआ, उसके बाद सीलिया रिकवर हुआ, उसके बाद वापस से नॉर्मल म्यूकोसा हो गया। ठीक है, अपन देखते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले क्या इंक्लूड करते हैं? अपना जो नेजल कंजेशन, सबसे पहली चीज होती है नेजल कंजेशन या नेजल ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद होता है अपना राइनोरिया, नाक बह रही है अपनी, स्नीजिंग आ रही है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है अपने को। ठीक है, जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता तब तक ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। और ये कैसी डिसीज होती है? ये होती है एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, मतलब अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें विदाउट ट्रीटमेंट विद इन पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप रिकवर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं अपने को? नेजल कंजेशन, राइनोरिया, स्नीजिंग और लो ग्रेड फीवर। अब इसका अपन ट्रीटमेंट देखें तो, अपन इसका ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले ये होती है सिम्टोमेटिक। ठीक है, सिम्टोमेटिक यूज करते हैं इसका, किसे? ट्रॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट्स। अपन ने पढ़ा था यहाँ पे नेजल कंजेशन हो रहा है। अब कंजेशन हो रहा है तो अपन उसको हटाना रहेगा, हटाएंगे कैसे? अपन देंगे इसको नेजल डीकंजेशंस। ठीक है, नेजल डीकंजेशन देंगे तो उसका कंजेशन हट जाएगा। और क्या देख सकते हैं अपन? इसको एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं अपन को। और क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था पेशेंट को? हेडेक हो रहा था पेशेंट को, तो अपन उसमें एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फीवर में दे सकते हैं, माइल्जिया में दे सकते हैं। लेकिन क्या नहीं देना है? अपने को एस्पिरिन नहीं देना है। एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि वो जो वायरस की शेडिंग है उसको इंक्रीज कर देता है, इसलिए अपन एस्पिरिन नहीं देते हैं। एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन नहीं देते हैं। ठीक है, और क्या रिकमेंड कर सकते हैं अपन पेशेंट को? पेशेंट को बोल सकते हैं कि फ्लूइड इनटेक बढ़ा दो, फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा लो, नेजल सलाइन स्प्रे यूज करो। और एंटीबायोटिक्स वैसे नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वायरल है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? बहुत ही अनकॉमन रहते हैं वायरल में। वायरल में कॉम्प्लिकेशंस अनकॉमन रहते हैं क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है।
कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये बहुत टाइम तक परसिस्ट कर गया किसी पेशेंट में, तो वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या होगा, ये जो वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके कन्वर्जन की वजह से क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और निमोनिया हो सकता है, और उसके साथ ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन कब आएंगे, जब वायरल राइनोसाइटिस अपना बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अपन पढ़ते हैं अक्यूट बैक्टीरियल। अब आ गया अपने यहाँ पे बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है। तो अपन सबसे पहले होते हैं कि ये अब होता क्यों है। तो सबसे पहले तो वायरल ही होता है। स्टार्टिंग जो अपनी होती है वो वायरल से होती है, लेकिन वो डैमेज जो कर देती है, सीलिया को डैमेज कर देती है, एपिथेलियम को डैमेज कर देती है, अपना जो म्यूकोजा है उसको एडिमेटस बना देती है, और साइनस का ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो अपना साइनस का सिक्रेशंस होते हैं, साइनस के अंदर से निकल रहे होते हैं सिक्रेशंस, उन सब का स्टैसिस कर देती है। मतलब उन सबको एक जगह रोक देती है, उनका रुक जाओ, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं सिक्रेशंस। और वो बना क्या बना देते हैं, वो एक बना देते हैं कल्चर। दे मेक अ कल्चर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उन्होंने एक कल्चर बना दिया जिसमें सारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो अपने कौन बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं जो बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस करवा सकते हैं। दे कंटेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेरा कैटरलिस, और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। अपने पास ये बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया है जो अपने को अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस करवाते हैं। कौन कौन से हो गए अपने पास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटरलिस, एंड स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें अपन, तो सबसे पहले हमने जैसे कहा कि सबसे पहले वायरस ही होता है। तो सबसे पहले वायरल साइनसाइटिस हुआ, उसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया सीलिया को, एपिथेलियम को। ठीक है। उसकी वजह से एडिमा हो गया मिकोजा में, और साइनसेस का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। उसकी वजह से जो सिक्रेशंस का स्टैसिस हुआ, तो वहां पे हो गया अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उससे क्या हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो उससे आ गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने पास। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो अपने पास अक्यूट बैक्टीरियल लाइनोसाइटिस हो गया। अब उसमें करा अपन ने ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करा, अगर सक्सेसफुल रहा तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का कोई वर्क नहीं हुआ उस पर, तो क्या होगा, वो जो अक्यूट इन्फेक्शन है अपना, वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके और वायरल के दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, सारी चीजें सेम ही है। बस एक इसमें डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पे भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे भी फेशियल पेन होगा, यहाँ पे भी अपना कफ आएगा, हाइपोस्मिया होगा, एनोस्मिया होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, और ईयरफुलनेस लगेगी, डेंटल पेन होगा, हेलिटोसिस होगा। ये सारे सेम टू सेम है। बस एक चीज जो बैक्टीरिया और वायरल में डिफरेंशिएट होती है क्लिनिकल फीचर्स में, डेट इज प्यूरुलेंट राइनोरिया। उसमें सिर्फ राइनोरिया हो रहा था, सिर्फ नाक बह रही थी। इसमें प्यूरुलेंट राइनोरिया होगा, मतलब जो नाक बह रही होगी वो प्यूरुलेंट होगी उसका डिस्चार्ज, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होगा वो। ठीक है। अपन आ जाते हैं फिर डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जब सिम्टम्स अपने जो अक्यूट के हैं, अक्यूट वायरल राइनोसाइटिस के हैं, वो अगर 10 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर गए और खराब हो गए, तो अपन उसको बोल देंगे कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट को सबसे पहले प्रेफर करा जाता है, सीटी स्कैन वगैरह तो प्रेफर नहीं करते हैं। और जो अपनी नेजल डिफॉर्मिटीज होती है, जैसे डीएनएस हो गया, वो इसको और बढ़ावा देती है कि परसिस्ट करो तुम। और अपना नेजल एंडोस्कोपी में, अपन नेजल एंडोस्कोपी में दे सकते हैं प्रूलेंट डिस्चार्ज। अपन एंडोस्कोपी में देख रहे हैं कि यहाँ प्रूलेंट डिस्चार्ज दिख रहा है अपने को, अगर प्रूलेंट डिस्चार्ज है मतलब बैक्टीरिया है। अब इसकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजीज होती हैं। कितनी स्ट्रेटेजी होती है, 6 स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली एनाल्जेसिक। पहली स्ट्रेटेजी की बात करें तो इट्स एनाल्जेसिक, देन एंटीबायोटिक्स,
देन सलाइन इरिगेशंस, उसके बाद आते हैं अपने एंटीहिस्टामिन्स, फिर डीकंजेस्टेंट और इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो अपन देखें एनाल्जेसिक्स में क्या होता है। हेडेक हो रहा होता है, डेंटल पेन हो रहा होता है इनकी वजह से, फेशियल पेन हो रहा होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन यूज करते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, दूसरा अपना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में शॉर्ट कोर्स यूज करते हैं, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब छोटा कोर्स यूज करते हैं 5-6 दिन का ऐसे, जिससे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपन रुकेंगे, वेट एंड वॉच की इसमें रिकमेंड करा जाता है। क्यों? कि आपने एंटीबायोटिक दी, उसको देखो पेशेंट को कि वो ठीक हो रहा है या और बिगड़ रहा है। अगर ठीक हो रहा है तो उसी एंटीबायोटिक को चालू रखो, लेकिन अगर पेशेंट वर्सन हो रहा है तो उस एंटीबायोटिक को चेंज कर दो। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो अपन यूज करते हैं एमॉक्सिसिलिन। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन एमॉक्सिसिलिन से, विथ और विदाउट कैल्विनिक एसिड, कि ये इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है अपन देखते हैं फर्स्ट। अब अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी निकल गई तो क्या करें? एमॉक्सिसिलिन तो अपन ने दे दी, लेकिन अब क्या है, उसको एलर्जी है। तो एलर्जी है तो अपन क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं या लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना एंटीबायोटिक्स। फिर आ गया अपन सलाइन इरिगेशंस में। सलाइन इरिगेशंस क्या करते हैं, अपना जो म्यूकस हो रहा होता है, इडमेटस हो चुका होता है वहां पे मेम्ब्रेन को, और उसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं कि वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अपन जो म्यूकस होता है उसको थिन कर देते हैं। तो अगर म्यूकस थिन हो जाता है तो वो आराम से बाहर निकल जाता है, वॉश आउट हो जाता है। आराम से बाहर निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी बाहर आ जाएंगे, और जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं उससे एक रिलीफ मिल जाता है। तो अपन इसलिए सलाइन इरिगेशन यूज करते हैं। फिर आ गए अपन एंटीहिस्टामिन्स पर। एंटीहिस्टामिन्स क्या करते हैं, वो जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही होती है अपने को, उसको रोक देते हैं। लेकिन और क्या करते हैं, ये म्यूकस को थिक भी कर देते हैं। अगर अपने को म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो अपन एंटीहिस्टामिन्स यूज कर सकते हैं, अगर सिर्फ एलर्जी की वजह से हो रहा है वो। लेकिन अगर म्यूकस बहुत ज्यादा ऑलरेडी थिक है तो अपन एंटीहिस्टामिन्स नहीं लेंगे। डीकंजेस्टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे अपने को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, तो अपन डीकंजेस्टेंस यूज कर लेंगे। कौन कौन से होता है अपने पास, जाइलोमिडाजोलाइन होता है, ये यूज कर सकते हैं, जिससे अपने को आराम से डीकंजेस्टेंट हो जाती है, अपनी जो नेजल ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। ठीक है, और ओरल ओरल नेजल डीकंजेस्टेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आ गए अपन इसकी दूसरी चीजों पे, दैट इज आखिरी इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं अपन। क्या करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। आखिर में हो क्या रहा है, अपना इन्फ्लेमेशन ही हो रहा है ना, नेजल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, राइनोसाइनोसाइटिस में हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन। तो अपन दे सकते हैं इंटरनेशनल स्टेरॉइड्स जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। तो क्या करेंगे, वो इडिमा को रिलीव कर देंगे, और जो एलर्जी और दूसरी कोर्स ऑफ डिसीज चल रही है उसको रोक देंगे। तो इस काम में अपन क्या यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या देखा, सबसे पहले देखा अपन ने एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस देखा। ठीक है, उसके बाद अपन ने उसको डिफाइन करा कि अपन बोलते क्यों है उसको, ये क्योंकि वो पूरे नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन होता है। फिर अपन ने उसको 4 भागों में क्लासिफाई करा, अक्यूट में, सब अक्यूट में, क्रॉनिक में और रिकरेंट में। फिर अपन ने उसके जनरल सिम्टम्स देखे कि ये उसके जनरल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने 2 टाइप पढ़े उसके अक्यूट में, जो है अक्यूट वायरल और अक्यूट बैक्टीरियल। ठीक है, अक्यूट वायरल अक्यूट बैक्टीरियल में अपन ने देखा कि उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। ये वायरल से होता है तो इसके वायरस आ गए अपने कॉमन, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आ गए अपने पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और मोरक्सेला और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी अपन ने देखी दोनों की, वायरल का इन्फेक्शन आया, फिर साइकिल कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पे वायरल का इन्फेक्शन हुआ, वो बहुत देर तक परसिस्ट कर गया, उसके वजह से स्टेसिस हो गया। स्टेसिस हो गया तो एक कल्चर मीडिया बन गया बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए वहाँ पे कल्चर मीडिया बन गया, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आ गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया।
ट्रीटमेंट करा तो या तो रिकवरी होगी या तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन ने ट्रीटमेंट के मेजर्स देखे दोनों के लिए। अगर अपन को यहाँ पे दिख रहा है तो अपन उसका सबसे पहले सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे, जैसे नेजल डिकंजेशन देकर, एंटीहिस्टामिन देकर और नेजल सलाइन देकर। और यहाँ पे अगर अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज में एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सेनाइल इरिगेशन दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, डिकंजेशन दे सकते हैं और इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है।